द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज आइसोलेटेड है, कहीं तो जाएगा नहीं, हवा में उड़ के नहीं जाएगा। तो अगर इस पे मान लीजिए पहले क्यू चार्ज था टोटल, तो आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू नॉट प्लस क्यू। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो ओवरऑल चार्ज हुआ, मतलब जो कैविटी के अंदर रखा हुआ है प्लस जो कंडक्टर के अंदर चार्ज था, वो पूरा का पूरा चार्ज कहां पे पहुंच गया, आउटर सरफेस पे पहुंच गया। whatever be the charge inside the cavity plus the charge on the conductor, वो सारा का सारा चार्ज कहां पे पहुंच जाएगा, कंडक्टर की आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी कंडक्टर के अंदर आपके पास मान लीजिए एक कैविटी है, यहाँ दूसरी कैविटी है, ये आपकी मैट्रिक्स ऑफ द कंडक्टर हो गई, इसके अंदर कुछ Q2 चार्ज रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ Q1 चार्ज रखा हुआ है, और कंडक्टर को कुछ Q3 चार्ज दिया हुआ है। तो माइनस Q2 इस पे आएगा, माइनस Q1 इस पे आएगा, और बाहर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कहां पे आ जाएगा, इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है ना ये सारे पॉइंट बच्चों? यस सर। है ना। और इसके बाद अगला पॉइंट था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में, पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो अभी आपने लिखा है कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्फेरिकल शेल बनाया और उसके अंदर एक कैविटी बना दी। अब अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q, तो हमें पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा इसकी इनर सरफेस पे, माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब जो भी फील्ड लाइंस गई वो प्लस से ओरिजिनेट होके माइनस पे टर्मिनेट हो गई, और ओवरऑल Q प्लस Q चार्ज कहाँ पे आ गया, बाहर की तरफ आ गया, विच विल बी originating from the outer surface of the shell and terminating till to the infinity, right? तो इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होनी है, इसके मैटर के अंदर, और आउटर सरफेस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू। अब अगर आप बाहर कोई भी चार्ज रखते हो, अगर आप बाहर कोई भी चार्ज रखते हो क्यू डैश, तो ये इस एक्सटर्नल फील्ड को तो अफेक्ट कर सकता है, ये इसको रिपेल कर सकता है, बैंड कर सकता है, लेकिन ये अंदर वाले चार्ज को कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ना तो माइनस क्यू बदलना है और ना ही उस माइनस क्यू का कॉन्फ़िगरेशन बदलना है। जब तक इस क्यू की पोजीशन नहीं बदल रही है तब तक फील्ड लाइंस की पोजीशन अंदर बदलेगी नहीं, बिकॉज आपको ये पता है बाय द गॉस लॉ कि अगर हम कोई भी गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए फ्लक्स पासिंग इज जीरो, मतलब जो भी फ्लक्स निकला, जो भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई प्लस क्यू से, वो माइनस क्यू नॉट पे जाके टर्मिनेट हो जानी है। और यही हमने पढ़ा भी है किसमें, अभी ये हमने पढ़ा है किसमें, यूनिकनेस थ्योरम में, कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आपकी फील्ड लाइंस होगी या जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो ये नहीं बदलेगा जब तक चार्ज नहीं बदल रहा है क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, तब तक ये फील्ड लाइंस भी अपना नेचर चेंज नहीं करेंगी, बाहर कुछ भी होता रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि इट इज द चार्ज विच इज इनसाइड द कैविटी इज शील्डेड बाय द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द अदर चार्जेस। ठीक है, एंड देन 6 पॉइंट, जो 6 पॉइंट था वो 6 पॉइंट ये था कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर के लिए जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, तो आपने ये चीज भी प्रूव कर दी थी कि अगर मैं यहाँ पे फील्ड की बात करूं तो नियर टू एनी, किसी भी कंडक्टर के पास कोई भी पॉइंट है कि उस पर फील्ड कितनी आती थी, उस पर फील्ड आती थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल कितना आता था, पोटेंशियल आता था सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज भी कल प्रूव करी थी। सो जो भी पोटेंशियल होगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि उस पॉइंट पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या फॉर्म हो रही है, मतलब व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेस एट दैट पॉइंट, उस बात पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल। नाउ एज यू नो दैट द चार्जेस आर एट रेस्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की, तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं मतलब हम चार्जेस के रेस्ट की बात कर रहे हैं कि जितना भी चार्ज है, जहां भी चार्ज है, वो सारा का सारा इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है। तो सरफेस पे जितना फ्री चार्जेस है वो भी सब रेस्ट पे ही होंगे, और रेस्ट पे वो सभी तभी हो सकते हैं जब पोटेंशियल क्या हो, हर पॉइंट का कांस्टेंट हो, है ना। तो चाहे आप इक्वल्स टू जीरो से ये बात समझ लो, चाहे आप इसको v इक्वल्स टू कांस्टेंट से समझ लो, कि चार्ज हमेशा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि पोटेंशियल उस पर ना आए, उस पर कोई भी फोर्स ना लगे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा आर इज कांस्टेंट। सिग्मा आर कांस्टेंट का मतलब ये हुआ
कि जहां पे भी कर्वेचर नैरो होगी वहां पे तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे भी कर्वेचर वाइड होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब जैसे अगर यहाँ पे नैरो है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे अगर वाइड है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है, सो ये इसका मीनिंग हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की बात करी थी कल। अब इसमें ही अगर हम आगे प्रोसीड करें और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो नाउ आज हमें पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ स्फेरिकल सरफेसेस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो लिखिए, इसको रब कर लिया, इसको नोट कर लिया तो रब कर दूं? बालको आप बोल सकते हो? यस सर। यस सर। कोई पॉइंट, इन सारे के सारे 6 पॉइंट में से कोई भी अगर क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क, कोई भी पॉइंट। एक बार फिफ्थ वाला बता दीजिए। फिफ्थ वाले का मतलब ये है कि अगर कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उसकी फेसिंग सरफेस जो होगी कंडक्टर की, जो जिस सरफेस को वो फेस कर रहा होगा कंडक्टर के, वहां पर माइनस क्यू आना है, आना है या नहीं? अब उस प्लस क्यू और उस माइनस क्यू के लिए चार्ज की जो फील्ड लाइंस की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो फिक्स है यूनिकनेस थ्योरम से, है कि नहीं? यस सर। भाई आपने कल देखा था कि कोई भी दो चार्जेस है, मान लीजिए एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, अगर इनकी अपनी पोजीशन नहीं बदलती है, इनका अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, तो जो भी फील्ड लाइंस की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यूनिक होगी, इसको कोई बदल नहीं सकता, है ना? या तो चार्ज की पोजीशंस बदल जाए तब तो फील्ड लाइन का नेचर बदल जाएगा, रिपेल हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने कहा कि यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट है और बाहर ओवरऑल क्यू प्लस क्यू आ गया, अब अगर बाहर आपने चार्ज बदल भी लिया, बाहर आपने 2 3 5 चार्ज रख भी दिए, तो ये क्या कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड लाइंस को ही तो क्या कर सकते हैं, रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां मान लो माइनस रखा होता तो ये अट्रैक्ट हो जाती, यहाँ पे प्लस रखा होता तो ये रिपेल हो जाती, लेकिन अंदर तो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बदला नहीं, अंदर तो जो भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई प्लस क्यू से वो माइनस क्यू की तरफ जाके इसी तरह से टर्मिनेट हो जानी है। यस सर। तो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा एक दूसरे पे, वो इफेक्ट भी सेम ही होगा। मतलब बाहर आप कितना भी चार्ज चेंज करते रहो, अंदर वाले चार्ज को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अंदर वाला चार्ज क्या हो गया कि भाई बाहर कोरोना चल रहा है और हम अंदर बैठे हैं लॉकडाउन में, तो हमारे ऊपर कोई भी उसका असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सैनिटाइज हो गया वो, ऐसा समझ लो। तो वो कैविटी के अंदर रखा हुआ चार्ज क्या है, वो शील्ड है, तो बाहर से फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, उसकी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, उसकी फील्ड लाइंस की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, that will be not affected by any other external charge which is outside the cavity, which is outside the conductor। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और कोई पॉइंट इसमें से? सिग्मा आर क्लियर है? यस सर। फील्ड लाइन से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड पोटेंशियल इज सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्फेरिकल सरफेसेस की सबसे पहले हम बात करें। स्फेरिकल सरफेसेस में कौन कौन सी सरफेसेस आती हैं? स्फेरिकल सरफेसेस में हमने कौन कौन सा पढ़ा है? स्फेरिकल सरफेसेस में हमने बात करी है किस किस की? शेल की और स्फीयर की। दो ही स्फेरिकल सरफेस जानते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, शेल के केस में क्या होता है, उसके भी रिजल्ट थोड़े से रिवाइंड करा दूं क्योंकि जरूरी है। मान लीजिए शेल है, शेल पे अगर आपने कोई चार्ज दिया Q, तो फील्ड अंदर क्या होती है? 0। बाहर कितनी होती है? KQ बाई आर स्क्वायर। अंदर पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाई आर होता है और कांस्टेंट होता है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा आर स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हो उसको? ये लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। और बाहर वाले पॉइंट के लिए ये सब अंदर वाले पॉइंट के लिए
बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख रहा हूं और चार्ज के टर्म्स में भी लिख रहा हूं। चार्ज के टर्म्स में ये होगी फील्ड, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ये होगी फील्ड। पोटेंशियल चार्ज के टर्म्स में इनसाइड पॉइंट पे ये होगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर वाले पॉइंट पे क्या होगा कोई बताएगा? के क्यू बाई स्मॉल आर, या क्या करें? सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये तो ये एक्सटर्नल पॉइंट पे हो गया। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं शेल के लिए। सिमिलरली इसको हटाऊं। अच्छा, अब शेल के लिए आपने ये रिजल्ट याद रखे, और शेल के लिए जो रिजल्ट याद रखे यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के केस में सॉलिड स्फीयर भी क्या बन जाता है भाई? सॉलिड स्फीयर पे अगर मैंने एक चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज कहां पे आ जाना है? आउटसाइड। आउटसाइड आ जाना है, मतलब वो शेल की तरह ही बिहेव करेगा। यस सर। करेगा या नहीं? तो यस सर। कंडक्टिंग स्फीयर भी किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टिंग स्फीयर है मान लीजिए अगर, तो कंडक्टिंग स्फीयर भी शेल की तरह ही बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फील्ड जीरो हो जाती है और उसका सारा का सारा चार्ज कहां पे आ जाता है? बाहर आता है। ठीक है, तो अगर एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तब तो क्या होता है, वो भी एक शेल की तरह ही बिहेव करने लगता है क्योंकि सारा चार्ज बाहर आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए, हाँ बोलो बोलो, इसमें कोई डाउट बच्चों? नो सर। इसके अंदर कैविटी होगी तो अलग बात है, अगर कैविटी होगी तो फिर पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फर्क आपको, बिफोर आई मूव टू द डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा फर्क आपको नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में समझना है। नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में सारी कहानी अलग है, नॉन कंडक्टिंग में अलग है। कंडक्टिंग में क्या है? नॉन कंडक्टिंग में जैसे कि मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, तो उसमें चार्ज क्या रह सकता है? चार्ज अपनी जगह पे स्टेबल रह सकता है, मूव नहीं करेगा। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, जैसे गिवन होगा वैसे ही का वैसा रहेगा, उसका अपना कुछ नहीं है कि वो मूव करके कहीं चला जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हमने माना, तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करते हो बच्चों? इसके लिए हमें ई की वेरिएशन भी पता है। ई की वेरिएशन होती है के क्यू आर बाई आर क्यूब, विच इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये सारे इंटरनल पॉइंट के लिए, यस और नो? एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या होती है? सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस चीज को आप लिख सकते हो रो इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये भी एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग के लिए वैलिड है, ओके, नॉट फॉर दी कंडक्टिंग वन। कंडक्टिंग तो क्या बन जाएगा? कंडक्टिंग तो शेल की तरह बिहेव करने लगेगा। यस और नो? व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। जब भी क्वेश्चन को अटेंड करना है पहले ये जरूर रीड करना है कि नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा है या कंडक्टिंग की बात कर रहा है, उसके बाद ही रिजल्ट अप्लाई करना है। कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मतलब वो शेल की तरह बिहेव करेगा, सारा का सारा चार्ज आपका कहां चला जाना है? ऊपर चला जाना है। ठीक है, सरफेस पे आ जाना है। इसका पोटेंशियल बताए, पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल के एक्सप्रेशन आपके पास क्या था? के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं रो के टर्म्स में। ये क्या हो जाएगा? रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इंटरनल पॉइंट के लिए है, समझे? यस सर। यस सर। ओके, एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा? आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, which is your rho into r cube by 3 r square। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आ गया। तो आपको रो के टर्म्स में भी ये फॉर्मूले पता होने चाहिए ना। नॉन कंडक्टिंग के लिए जो सबसे, मैं पूरा एक बार रिव्यू दे रहा हूं आपको जिससे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ना हो।
तो अभी हम नॉन कंडक्टिंग की बात कर लें, फिर कंडक्टर पे आते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज लगा के। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक था आपको, जो पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था, कि अगर मान लीजिए एक शेल है या एक सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, और उस कैविटी के किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया कि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है कुछ, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिखा वैसे ही ये क्या है, किसकी बात हो रही है आपकी, नॉन कंडक्टिंग की। तो अभी ये नॉन कंडक्टिंग की बात ही कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या आती थी बच्चों, याद है कैसे निकालते थे, E1 प्लस E2 करके, और E2 क्या मानते थे, E2 मानते थे सुपरपोजिशन कैविटी को माइनस रो कंसीडर करके, रिमेंबर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्सप्रेशन क्या आता था, ये एक्सप्रेशन आता था E नेट इज इक्वल्स टू रो इंटू ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ये ए वेक्टर जो था वो आपका इस C1 C2 के डायरेक्शन, मतलब C1 C2 वेक्टर विल बी योर वेक्टर ए, ठीक है। सो ये आपका, ये दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर नॉन कंडक्टिंग कैविटी। कंडक्टिंग कैविटी के लिए अलग हो जाएगा, मतलब कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है तो उसके लिए पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसको आगे प्रोसीड करें और थोड़ा सा इसका नेचर देखें कि भाई इस कैविटी के अंदर किस तरह से फील्ड लाइंस होगी, तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी इसके अंदर, क्योंकि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, फील्ड लाइंस का वही डायरेक्शन है कैविटी के अंदर जो ए का डायरेक्शन है, और ए का डायरेक्शन कौन सा है, ए का डायरेक्शन ये रहा। इसका मतलब फील्ड लाइंस भी सारी की सारी इस तरह से होंगी, ए के डायरेक्शन में। पूरी की पूरी इस कैविटी के अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ C1 C2 विद द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। व्हाई दिस इज कांस्टेंट, बिकॉज ना तो इसमें रो चेंज हो रहा है, ना ए चेंज हो रहा है, ना एप्सिलॉन नॉट चेंज हो रहा है, ना 3 चेंज हो रहा है। तो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर एक कोई कैविटी बनी हुई है तो उसके अंदर पूरा का पूरा जो फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है और यूनिफॉर्म होता है, राइट। नाउ कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टिंग के सबको रिजल्ट याद है। अब कंडक्टर पे आते हैं, कंडक्टर पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो लेट्स सी, रिजल्ट सबको याद है ना। Yes, sir. हाँ, एक और बात, कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूं, देखो ये भी करवाया था, शायद आप लोग भूल गए होंगे अभी, कॉम्बिनेशंस ऑफ शेल्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं जिसकी कुछ रेडियस है R1, जिसकी कुछ रेडियस है R2। अब अगर इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मुझे, इस पे कुछ चार्ज मैंने दे दिया Q1, इस पे कुछ चार्ज मैंने दे दिया Q2, अगर इसके डिफरेंट पॉइंट, किसी भी डिफरेंट पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है या पोटेंशियल निकालना है, तो वो फील्ड या पोटेंशियल हम कैसे निकालते थे, सुपरपोजिशन से, दैट E नेट इज इक्वल्स टू E1 C2 प्लस E2, चाहे मुझे इस पॉइंट पर निकालनी हो, चाहे मुझे इस पॉइंट पर निकालनी हो, चाहे मुझे इस पॉइंट पर निकालनी हो, याद है या नहीं। yes sir जैसे अगर मैं बोलूं EA पे कितना हो जाएगा, तो Q1 के लिए भी इंटरनल पॉइंट, Q2 के लिए भी इंटरनल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। 0 ऐसे ही अगर EB बोलूं तो EB क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा KQ1 बाई RB का होल स्क्वायर, जो भी RB का पोजीशन वेक्टर हो, एंड A के लिए क्या, Q2 के लिए क्या हो जाएगा, 0, याद है। yes sir ऐसे ही EC हो जाएगा आपके पास KQ1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, अपॉन RC स्क्वायर। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एट A। नाउ पोटेंशियल एट A दोनों के लिए इंटरनल पॉइंट हुआ, तो Q1 के इंटरनल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, Q1 की जो सरफेस पे था, और सरफेस पे कितना था, R1। R1 Q2 के लिए भी इंटरनल पॉइंट है, Q2 की जो सरफेस पे था, R2 R2. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो no पूछ, sir इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। No, sir. ऐसे ही बी पॉइंट पे अगर मैं पूछूं तो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, Q1 के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है तो Q1 बाई RB R. प्लस Q2
Q2 के लिए इंटरनल पॉइंट है, तो जो Q2 की सरफेस पे हुआ मतलब R2। R2 ऐसे C के लिए हम बात करें तो C के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी K Q1 प्लस Q2 अपॉन RC, राइट। तो इस तरह से पोटेंशियल लिखते थे। अब मान लीजिए ये कंडक्टिंग शेल्स हैं, तो कंडक्टिंग शेल्स में होता क्या है, कंडक्टिंग शेल्स में ये होता है कि चार्ज अपने आप को चेंज कर सकता है, मतलब इंड्यूस हो सकता है, सरफेस पे जा सकता है, इनर सरफेस पे आ सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है। तो अगर ये सारे के सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी हो जाए, मान लो Q1 पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वो कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, लेकिन ओवरऑल चार्ज Q1 ही रहा। ऐसे Q2 की बात करें, Q2 चार्ज ओवरऑल Q2 ही रहा, चाहे अपने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बदल दे। तो क्या चीज इसमें से चेंज होगी, ई चेंज होगा या वी? ई तो चेंज हो सकता है क्योंकि वो तो सुपरपोजिशन है किसकी, वेक्टर की, लेकिन क्या वी चेंज होगा? नो सर। वी नहीं चेंज होगा, है ना। जैसे इसके सेंटर पे देखें या हम किसी भी पॉइंट पे निकालने की कोशिश करें तो वी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा भाई सेंटर पे? रेडियस सेम है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको हटा दूं? सर एक मिनट Yes, sir. ऐसा हटा दीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेंटर। मैं सेंटर की बात कर रहा हूं कि अगर मैं सेंटर के लिए बात करूं तो सेंटर के लिए ये टोटल चार्ज कितना होगा, के Q1 प्लस Q2, के Q1 बाई R1 एंड के Q2 बाई R2, यही होगा ना। ये सेंटर इनका इंटरनल पॉइंट हो गया, तो इंटरनल पॉइंट अगर हो गया तो सेंटर पे अगर आप पोटेंशियल देखो तो कितना हो जाएगा, जो Q1 के सेंटर पे है और जो Q2 के सेंटर पे है। सपोज करिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने Q1 माना है या जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने Q2 माना है, अगर ये यूनिफॉर्म भी ना होते, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होते, तब क्या सेंटर पे जो पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क पड़ता? तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी भी उनकी डिस्टेंसेस क्या थी, डिस्टेंस तो बराबर ही थी, सेम है ना, सेम थी। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेंटर पे पोटेंशियल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सेंटर पे। ठीक है, आइए चलिए अब बात करें हम कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस की। नोट कर लिया बच्चों? सर हाँ बोलो। सर Yes, sir. अगर Yes, sir, नॉन yeah. यूनिफॉर्म फील्ड होगी, अगर अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी हाँ तो उसमें एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, तो सर उससे तो पोटेंशियल चेंज होनी चाहिए। तभी तो मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। ओके सर। तभी तो सेंटर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सेंटर के लिए तो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं ना, यस अंदर तो फील्ड जीरो ही है। लेकिन अगर किसी बाहर पॉइंट पे देखेंगे तो चेंज होगा। हाँ बाहर पे डेफिनेटली चेंज होगा, अंदर के Okay. लिए नहीं, सेंटर के लिए नहीं चेंज होगा। ओके सर। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक शेल के ऊपर कितना भी चार्ज हो, अब चाहे इस पे आप यूनिफॉर्म कर दो चाहे नॉन यूनिफॉर्म कर दो, सेंटर पे तो टोटल पोटेंशियल कितना होना है, KQ बाई RE होना है ना, क्योंकि डिस्टेंस उसकी बराबर ही रहनी है हर पॉइंट से। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। देखो चाहे पूरा का पूरा Yes, चार्ज sir. यहाँ रखा होता तब भी वो KQ बाई RE देता, या पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता तब भी वो आपको सेंटर पे कितना देता, KQ बाई R ही देता, राइट। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charges, distribution of charge at the surfaces of spherical bodies। ठीक है, so let me consider the two shells first। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने दो शेल्स लिए, दो कोसेंट्रिक शेल्स लिए और क्या किया, और इनकी कुछ थिकनेस भी मान ली, इनकी कुछ थिकनेस भी मानते हुए चलते हैं, जिससे कि हम भाई शेल्स हैं पतले ही हैं बिल्कुल, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो इनकी क्या होगी, थिकनेस होगी, कुछ ना कुछ। अरे तो एग्जैक्ट बन गया भाई,
थोड़ा सा तो बड़ा होना चाहिए, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एक ले लिया और उसकी भी कुछ थिकनेस मान ली, ठीक है। तो ये जो शेल्स आपने माने हैं वो थिन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा इनका थिकनेस को मैं शो कर रहा हूँ, सो दैट कि हम एक गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ कर पाए। एनीवेज, तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ चार्ज है आपका Q0 सेंटर पे, इसको कुछ चार्ज दिया हुआ है Q1 और इसको कुछ चार्ज दिया हुआ है Q2, तो हमें बताना कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है, कि सबकी इनर सरफेस आउटर सरफेस पे किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको मैंने शेल 1 बोल दिया, इसको मैंने शेल 2 बोल दिया, एंड नाउ यू विल फाइंडिंग आउट कि शेल 1 की शेल 2 की इनर सरफेस पे कितना और इसकी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। सो सबसे पहले क्या करें, कंडक्टर है ये, कंडक्टिंग शेल्स है, तो कंडक्टिंग शेल्स के अंदर उसकी मैट्रिक्स में फील्ड कितनी होती है भाई? 0 0 होती है। 0 मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स का मतलब है जो उसका मैटर है, मैटर मतलब ये। तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है, ब्लू से दिखा रहा हूं, तो इसके लिए फ्लक्स क्या आना चाहिए? फ्लक्स E dot ds for that Gaussian surface, it should be 0. Why? Because E is 0. That means what is Qn? 0. तो Qn 0 करने के लिए अगर मैंने ये माना कि यहाँ पे कोई Q था और यहाँ पे Q1 माइनस Q था, तो इस Q प्लस Q0 की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। yes sir जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि Minus इस Q Q0 की वैल्यू माइनस Q0 हो जानी चाहिए, करेक्ट? पहला रिजल्ट। सिंस द शेल 1 इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड है ना शेल 2 से जुड़ा हुआ है ना और किसी चार्ज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उस पर टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा तो बाहर वाले सरफेस पे कितना आ गया? Q माइनस Q, विच इज Q1 प्लस Q0। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये टोटल जो Q1 है, ये वाला Q1, ये इनर और आउटर को मिला के कंजर्व होना चाहिए या नहीं? yes sir तो वन की इनर सरफेस पे कितना है चार्ज? वन की इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ चुका है? वन की इनर सरफेस पे चार्ज आ चुका है माइनस Q1 minus Q. Q0। इनर सरफेस पे बोल रहा हूँ, वन की शेल 1 की इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ चुका है? माइनस Q0। और आउटर पे कितना हो जाना चाहिए फिर? Q1 प्लस Q0, जिससे जो ओवरऑल टोटल चार्ज है ऑन द शेल 1 वो स्टिल कंजर्व। देखो इनको जोड़ के हुआ ना कंजर्व? Yes sir. ठीक है। अब अगला स्टेप देखें। अब शेल 2 के लिए देखें। शेल 2 की मान लीजिए इनर सरफेस पे कुछ Q डैश आ गया और बाहर कितना चला गया? बाहर चला गया Q माइनस Q डैश, Q2 माइनस Q डैश, क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, राइट? टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो फिर से मैंने क्या किया? फिर से मैंने एक इस शेल 2 की मैट्रिक्स में एक फिर से मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी यहां पे। जिस भी पॉइंट पे समझ में ना आए प्लीज आस्क। मैंने इस शेल की 2 की कुछ भी थिकनेस मानी थी, उस थिकनेस के अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी और मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे E क्या होना चाहिए? उसके लिए 0 होना चाहिए, राइट और नॉट? तो अगर 0 होगा तो इस ग्रीन गॉसियन सरफेस के लिए E डॉट ds क्या हो जाएगा बच्चों? 0. सर ये Q1 प्लस Q0 वाला बता दिए। कौन सा वाला? सर ये शेल 1 इज आइसोलेटेड लिखा है ना आपने सर, Q1 प्लस Q0 आउटर वाला वो बता दिए। मैंने ये माना कि आउटर शेल पे जो भी चार्ज था, आउटर और इनर का मिला के क्या होना चाहिए? आउटर प्लस इनर। शेल 1 की इनर सरफेस और आउटर सरफेस का टोटल चार्ज मिला के कंजर्व रहना चाहिए या नहीं? यस सर। तो अगर माइनस Q0 बाहर आ गया, या हमने इनर सरफेस पे Q माना था, तो बाहर कितना हो गया था? Q माइनस Q। यस भाई सर। आपने यहाँ पे Q लेके चले थे ना, आप ये चार्ज कितना लेके चले थे? Q।
तो कंजर्व करने के लिए अगर टोटल चार्ज है Q1 तो बाहर वाला कितना होना चाहिए था, Q1 माइनस Q यस सर। होना चाहिए था, तभी टोटल इसका सम क्या दे रहा है आपको, Q1 दे रहा है, ओके। है ना। फिर से यस सुनो, फिर से सुनो। सर व्हाट आई एम सेइंग कि इस पे ओवरऑल चार्ज था इंड्यूस होने से पहले, इंड्यूस होने से इस पे ओवरऑल चार्ज पहले कितना था, इस पे आपको टोटल चार्ज पता था कि इस पे टोटल चार्ज है Q1, ठीक है। मैंने गॉसियन सरफेस के हिसाब से ये मान लिया कि अगर अंदर कोई Q0 चार्ज रखा हुआ है और इस सरफेस पे Q आ गया तो बाहर वाली सरफेस पे टोटल चार्ज कंजर्व होने के लिए Q1 माइनस Q होना चाहिए, करेक्ट, करेक्ट और नॉट। यस Yes, सर। sir. तो देखो आपको Q1 माइनस Q0 प्लस Q0 फिर से Q1 मिल रहा है। अब जब आपने गॉसियन सरफेस लगा के Q प्लस Q0 को 0 के बराबर रखा तो इससे Q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस Q0 आ गई, मतलब ये Q किसके बराबर आ गया, माइनस Q0 के बराबर आ गया, आ गया। Yes, sir. सर तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q0 हो जाएगी। जब आप Q को माइनस Q0 रखोगे तो ये Q1 प्लस Q0 दे देगा आपको, यस और नो। यस सर यस सर यस सर। बस वही मैं आपको समझा रहा हूं कि इनर सरफेस पे अगर माइनस Q0 आया तो आउटर सरफेस पे कितना आएगा, Q1 प्लस Q0, जिससे कि ओवरऑल चार्ज अभी भी कंजर्व ही रहा है। मतलब इनर प्लस आउटर का मिला के चेंज नहीं होना चाहिए चार्ज, क्योंकि चार्ज उड़ के हवा में नहीं चला गया कहीं, चार्ज सिर्फ क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है। जैसे मान लो इस पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज होता मान लो, और उसमें से 1 माइक्रोकूलम अंदर चला जाता इनर सरफेस पे, तो बाहर कितना हो जाता, बाहर कितना हो जाता, 9 नहीं होता, बाहर कितना होता, 11, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो 10 ही रहना है। बात समझ में आई। Yes, sir. हाँ, क्या कह रहा है बोलो। सर यहाँ पे मैट्रिक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती थी? क्योंकि फ्री चार्जेस पे तब तक फोर्स लगेगा जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए, और स्टेबल वो तभी हो सकते हैं जब उन पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, और 0 होने के फील्ड 0 होनी पड़ेगी। कंडक्टर की पहली ओके प्रॉपर्टी, सर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, जो कल एक्सप्लेन करी गई थी। यस सर गेटिंग माई पॉइंट। कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी तो ये एक्सप्लेन करी थी ना कि E 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, और फ्री चार्जेस तब तक स्टेबल नहीं हो सकते जब तक उन पर फोर्स लगता रहे। अगर कोई फोर्स लग रहा होगा तो डेफिनेटली वो मूव करेंगे। तो कब वो मूव करना, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज चार्जेस एट पर रेस्ट नेट फोर्स 0 हो चुका है। 0 कब होगा, जब उस पर नेट फील्ड 0 हो चुकी होगी, राइट। यस सर तो अब E डॉट ds को अगर मैं 0 कर दूं तो E डॉट ds के हिसाब से इसका Q इन 0 होना चाहिए। तो देखो जो ग्रीन कलर में बनाई हुई है गॉसियन सरफेस, उसके लिए टोटल इनर चार्ज देखो कितना है, टोटल इनर चार्ज देखो कितना है, एक तो Q0 है, एक ओवरऑल Q1 है ना बच्चों। यस सर। ओवरऑल चार्ज ऐसे नहीं देखना है तो चलो अलग अलग सरफेस का भी देख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हो सेंटर पे सर Q0 रखा हुआ है, इनर सरफेस पे माइनस Q0 आ चुका है, बाहर वाली सरफेस पे Q1 माइनस Q0 आ चुका है, और उसके बाद हमने कुछ Q डैश मान लिया है। किस सरफेस पे मान लिया था Q डैश, Inner. इनर सरफेस ऑफ शेल 2। इसको 0 होना चाहिए, यस और नो, होना चाहिए, यस और नो। Yes, sir. तो अब ये चीज क्या बन गई, ये चीज बन गई दैट Q डैश शुड बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q0। मतलब जो भी उसकी फेसिंग सरफेस है उसका अपोजिट चार्ज कहां पे पहुंच जाएगा, उसका अपोजिट चार्ज पहुंच जाएगा आपका उसकी फेसिंग सरफेस पे। जैसे जैसे आपका फाइनल चार्ज यहाँ पे कितना आ गया था, आउटर सरफेस ऑफ द शेल 1 पे कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q0, तो इनर सरफेस ऑफ शेल 2 पे कितना चार्ज आ गया, Q1 प्लस Q0 विद द नेगेटिव साइन। यही आया Q डैश की वैल्यू बालको। Yes, sir.
माइनस वही- Q1 माइनस नहीं, ये Q0 प्लस है ना, ध्यान से देखो, यस ठीक है, यही है ना, सर ओके। एंड देन अगेन इफ यू कंजर्व द चार्ज, तो आउटसाइड का चार्ज और इनसाइड का चार्ज मिला के शेल 2 पे कंजर्व होना चाहिए। तो बाहर कितना हमने माना था, बाहर हमने माना था कि शेल 2 की आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज है Q2 प्लस Q2 Q डैश, नहीं Q2 माइनस Q डैश, क्योंकि Q डैश आपने अंदर माना ना, तो Q2 माइनस Q डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आई थी, Q2 माइनस Q डैश की वैल्यू आपने अभी निकाली कितनी, Q1 प्लस Q0 विद द नेगेटिव साइन। तो आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q0, ये आउटर मोस्ट सरफेस पे आ पर वो गया। Q1 माइनस Q0 ही आएगा। नहीं Q नहीं, डैश। सही सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ये आ गया Q1, ये आ गया आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q0, और ओवरऑल चार्ज अभी भी कंजर्व रहा, Q2 ही रहा, इनर आउटर का मिला के, देखा। हाँ अब बोलो क्या कह रही हो, दोबारा से बोलो, ठीक है, ठीक दोबारा से है, बोलो, बोलो ठीक बोलो। है सर। अच्छा, अब देखो मैं फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ये एक शेल था, ये दूसरा शेल था, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, और इसका मैंने अब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने जा रहा हूँ, तो उससे कुछ रिजल्ट्स निकाल लेंगे हम लोग। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेंटर पे चार्ज Q0, तो इनर सरफेस पे कितना आया था, माइनस Q0, बाहर वाले पे कितना आ गया था, Q1 प्लस Q0, उसकी अपोजिटिंग फेस पे कितना आ गया था, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q0, और आउटर मोस्ट पे कितना आया था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q0, Q0. यही फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अब इसके रिजल्ट्स क्या क्या निकल के आए अपने पास, देखते हैं। पहला रिजल्ट, इफ there is a charge, there is a charge inside cavity, inside the innermost cell, then equal and opposite charge will be induced, कहां पे बताओ, at the सरफेस innermost surface of the shell, ठीक है, एक तो ये आ गया, दिखा सबको, Q0 था तो माइनस Q0 आ गया, तो पहला रिजल्ट ये हो गया। दूसरा, दी फेसिंग सरफेसेस जो भी एक दूसरे को फेस कर रही है, फेसिंग सरफेसेस आर ऑलवेज हैविंग, क्या बोलो, हैविंग इक्वल एंड Opposite. अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देखो जो भी फेसिंग सरफेस है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, जैसे Q1 प्लस Q0, तो उसकी फेसिंग सरफेस ने कितना लिया, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q0, दूसरी, ठीक है, तो जो भी फेसिंग सरफेस होंगी वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। और अगर इफ all the if the shells are isolated, then the net charge on each individually is क्या, कंजर्व्ड। ऐसा नहीं होगा कि इंड्यूस हुआ है तो टोटल चार्ज बदल जाएगा, इंड्यूस होके भी ओवरऑल चार्ज वही रहने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट, अगर माइनस Q0 बाहर आया है तो इनर सरफेस पे आया है तो बाहर कितना हो गया था, Q1 प्लस Q0, मतलब ओवरऑल चार्ज अभी भी Q1 ही रहा। ऐसे ही अंदर वाले पे अगर Q1 प्लस Q0 आया था तो बाहर वाले पे Q1 प्लस Q0 प्लस Q2 आ गया, मतलब
टोटल ओवरऑल चार्ज क्या रहा, Q2 ही रहा, तो शेल्स पे इंडिविजुअली चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, in this case we can also say that the outermost shell, the outer surface of outermost shell will have the net charge is equals to the sum of all the charges, will have the net charge is equals to, will have the net charge is equals to, सर विल हैव के बाद कुछ लिखा नहीं आ रहा। हाँ इसलिए नहीं आ रहा, the net charge equals to यस सर अब आ रहा है। the sum of all the charges, sum of all the charges, मतलब फाइनली आपके पास कितना आ गया, पूरे जितने भी चार्जेस थे उनका सम सबसे आउटर मोस्ट शेल पे आ गया। लेकिन ये बात तब की है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम सिस्टम आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं कि सारे शेल्स आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से, उस केस की बात हो रही है। गेट इट बच्चों? हाँ जुनेद भाई, क्या जुनेद बाबू क्या दिक्कत है बताओ, किस सर पॉइंट पे ये समझ में नहीं आया? सर ये सेकंड वाला जो मतलब सेकंड सेल के लिए चार्ज जो हमने 0 के इक्वल रखा था सर, ये समझ में नहीं आया। नहीं तुम्हें इतना समझ में आ गया कि अगर कैविटी में अगर कोई चार्ज है तो उसकी इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, यस सर। ठीक है। टोटल Yes, चार्ज sir. कंजर्व कर सकते हो। मान लो इनकी वैल्यू दे दूं मैं वैल्यू से समझाता हूँ। Q नॉट की वैल्यू मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम है, Q1 की वैल्यू है, Q नॉट की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। यस वैल्यूज याद सर। रखना। तो अगर सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम लगा हुआ है तो इनर मोस्ट पे कितना आना चाहिए? -1 सर -1 -1 आ Yes, जाएगा sir. -1। अब -1 इनर पे आ गया और हाँ, ओवरऑल sir. चार्ज तुम्हें कितना रखना है? 10। ओवरऑल तो 10 ही है ना शेल Yes, 1 sir, पे, हाँ. तो आउटर मोस्ट पे कितना आएगा? सर 9 +11। सर +11 क्योंकि एक माइनस हो जाएगा ना, ठीक है सर। हाँ, ठीक है, तभी मैंने देखो Q1 + Q नॉट लिखा, देख सकते हो। यस सर। तभी क्या लिखा है आपने, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Q1 + Q नॉट। ये फिर उसके बाद ये आ गया 11, तो 2 की इनर सेल पे कितना आना चाहिए, इनर सरफेस पे? -11। हाँ यस सर। क्यों? क्योंकि फेसिंग क्योंकि सरफेसेस है, हाँ सर इक्वल एंड अपोजिट होंगे ना। क्योंकि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो -11। तो यस बाहर सर। पे कितना आना चाहिए? अब आप बाहर का कैसे डिसाइड करोगे? टोटल 5 था, टोटल था 5, बाहर अंदर आ चुका है -11, तो बाहर 16 यस सर 16 आ रहा है। होना चाहिए। और 16 किसके बराबर है? 1 + 10 + 5 के बराबर है या नहीं? यस सर। यही लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट पे जो टोटल ओवरऑल चार्ज आएगा वो कितना आएगा? सम ऑफ ऑल दी चार्जेस। चार्जेस, ठीक है सर, ओके। ठीक है, यस सर। सर हाँ बताओ बच्चे। सर ये जो हमने टर्म यूज करा शेल 1 इज आइसोलेटेड, तो प्रैक्टिकली आइसोलेट करना शेल को पॉसिबल है? हाँ क्यों नहीं है पॉसिबल? तो मतलब हम जब आइसोलेट कर रहे हैं देन व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग, मतलब हम इनके बीच में डिस्टेंस कर रहे हैं शेल्स के बीच में। नहीं, हमने मान लीजिए 2 हाफ शेल्स लिए, ठीक है। पहले एक को रखा कोसेंट्रिक बना के, ओके इसके बीच में कोई इंसुलेटर भर दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? ओके ओके जो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है। ये मान लीजिए आपने एक स्फीयर लिया, उसको चारों तरफ से एक मेटल से घेर दिया, ठीक है। एक मेटल से आपने एक लकड़ी ली और उस लकड़ी को पूरे मेटल से आपने क्या कर दिया? कवर कर दिया, कवर ठीक कर है। दिया। फिर उसके बीच में आपने कुछ और भरा जो नॉन कंडक्टिंग चीज हो, जो चार्ज को कंडक्ट ही ना कर सकती हो, और फिर आपने एक दूसरा शेल बना दिया, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। या फिर हम इसको किसी भी थिन वायर से जोड़ दें, कैसे भी कर दें, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होनी चाहिए इनके बीच में। जब तक इनके बीच में चार्ज एक से दूसरे के पास नहीं पहुंच रहा है तब तक वो आइसोलेटेड है। अब मान लीजिए इसको मैं किसी वायर से जोड़ देता तो अब ये आइसोलेटेड नहीं रहते,
रहते क्या? अगर मैंने नहीं। इसको किसी वायर से इसको कनेक्ट कर दिया होता तो आइसोलेटेड नहीं रहते, क्योंकि चार्ज फिर फ्लो हो सकता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। या अगर मैंने मान लीजिए इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया होता तो कर भी दिया। आइसोलेटेड नहीं रहता। या फिर मैंने अंदर वाले को अर्थ के साथ जोड़ दिया होता तो भी आइसोलेटेड नहीं होता, है ना। तो आइसोलेटेड कहने का मतलब ये हुआ कि वो किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के साथ और एक्सटर्नल बॉडी के साथ चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सिर्फ इंड्यूस कर सकता है। उसकी इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे तो इंड्यूस होकर चार्ज जा सकता है, क्योंकि उसको नेट फील्ड जीरो बनानी है। कंडक्टर की मैट्रिक्स में उसको नेट फील्ड जीरो बनानी है, तो इंड्यूस होके तो वो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उड़ के वो दूसरे सेल पे चला जाए या उड़ के वो अर्थ में चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि वो आइसोलेटेड है तब तक। अब अगर आइसोलेटेड ना रहा तो कुछ और कहानी होगी फिर। ठीक है, ओके सर। ओके। सर हाँ बोलिए। अर्थ का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है ना सर? वो अभी अर्थिंग पे आएंगे तब बात करेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो। अभी पहले सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर रहो, पहले ये समझ लो, है ना। अर्थ पे आएंगे फिर बात करेंगे पूरी अच्छे से। तो सर एक बार थर्ड पॉइंट, एक स्टेप लेके समझा। हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। एक बार थर्ड पॉइंट बता दीजिए। अभी तो बताया मैंने कि Q0 की वैल्यू अभी 1 मानी थी, फिर -1 मानी थी, उस पर 10 माना था, तो 11 क्यों लिखा था आपने? शेल 1 की आउटर से मोस्ट सरफेस पे आपने 11 माइक्रोकूलम क्यों लिखा था? ओके सर। इसीलिए तो लिखा था कि टोटल ओवरऑल 10 ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 की जगह मैं -1 अंदर मान लूं और बाहर में मैं कुछ भी रैंडम चार्ज ले लूं। आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज द ओवरऑल चार्ज इज remain conserved on 1. The overall charge is remain conserved on shell 2. Why? Because they are isolated. Okay? चलिए